हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार सिंह। आप देख रहे हैं जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ सितंबर और इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप उसका लिंक इस कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप उस फर्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं। सेकेंड लेक्चर के लिए हमने जो कुछ टॉपिक्स लिए हैं वो है वाइट फ्लाई, जो कि कॉटन को बर्बाद कर देता है, राइट। जलदूत ऐप ये वाटर लेवल एंड ग्राउंड लेवल वाटर का डेटा देता है हमें। जस्ट फॉर थ्री, जस्ट मैंने ऐसे ही इसको इंक्लूड किया है, बट ये एक जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन बुद्धिस्ट केव्स, ये एक जस्ट अभी मध्य प्रदेश में ये डिस्कवर हुआ है, बुद्धिस्ट केव्स, जो कि बहुत ही पुराना है। देन फ्लड ऑन मार्स, अभी चाइना ने जो एक रोवर भेजा था एक 2021 में, उसने कुछ डेटा दिए हैं जो कि बताता है कि फ्लड आया था मार्स पे कभी बहुत साल पहले। अबॉर्शन राइट्स, जो कि इस लेक्चर का मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड बैन ऑन PFI भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं हम सबको एक एक करके। द फर्स्ट इज़ वाइट फ्लाई। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, वाइट कलर का है। जो इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि अटैक करता है कॉटन को इन वेरियस स्टेट्स लाइक पंजाब एंड राजस्थान। आपको पता है कि कॉटन के लिए पंजाब, PB लिख देता हूँ मैं, पंजाब, RJ राजस्थान और GJ गुजरात, ये 3 स्टेट्स ऐसे जो कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं, जिसमें से गुजरात जो है वो सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन गुजरात में होता है, राइट। फिर पंजाब और राजस्थान, ये सारे स्टेट्स हैं जो कि कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये जो वाइट फ्लाई है, इसका जो मेन टारगेट है वो कॉटन की जो क्रॉप है वही होती है। ये क्या करते हैं, कॉटन के जो लीव्स होते हैं ऐसे, उसके नीचे से इसको ये जाके उसको अटैक करते हैं और उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पत्ते क्या मुड़ जाते हैं। और फिर अगर पत्ते मुड़ गए तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फाइनली वो जो पौधा है कॉटन का वो बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगा, राइट। तो कॉटन लीफ कर्ल वायरस ये उसको कर्ल कर देता है, दैट्स वाई वो पौधा बर्बाद हो जाता है। और भी ऐसे कौन से पेस्ट या इंसेक्ट है जो कॉटन या फिर क्रॉप्स को बर्बाद करते हैं? तो एक है फॉल आर्मी वॉर्म, राइट। ये ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यानी कि असम में ये काफ़ी तबाही मचाई थी इसने। देन लोकस्ट इन्वेजन, तो अभी लास्ट ईयर यानी कि 2020 में आई थिंक इसने काफ़ी तबाही मचाई थी, क्योंकि ये आता है डेजर्ट से, राइट। जो हमारा अरेबियन सी की तरफ से आता है ये, और अफ्रीका से होते हुए और पूरा अरब से होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक आता है लोकस्ट। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन को, ये कुछ भी खा जाएगा, कोई भी क्रॉप हो। और इतनी जल्दी इनकी रिप्रोडक्शन होती है, इतनी फास्ट रिप्रोडक्शन होती है, और इनकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक ही दिन में, या फिर कह सकते हैं कि 2-4 दिनों के अंदर ही ये काफ़ी लंबी दूरी ट्रैवल करते हैं और बीच में आने वाले किसी भी क्रॉप को ये बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देते हैं, जो लोकस्ट है, ठीक है। देन पिंक बॉल वर्म है, ये भी कॉटन को ही बर्बाद करते हैं, राइट। इनको पिंक बॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कलर ही पिंक होती है, और वर्ल्ड्स कॉटन ग्रोइंग रीजन्स में ये हर जगह पे पाए जाते हैं, राइट। और ये भी कॉटन को, दो हो गए इसमें। कॉटन को फॉल आर्मी वॉर्म, ये भी कॉटन पे ही अफेक्ट करता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ, सॉरी, एन आर्मी वॉर्म अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये कॉटन के लिए नहीं है। वाइट फ्लाई जो अभी हमने देखा वो कॉटन को अटैक करता है, और पिंक बॉल वर्म जो है वो कॉटन को अटैक करता है। पर लोकस्ट तो ये एक बहुत ही सेकुलर टाइप का ये इंसेक्ट है, पेस्ट है, जो कुछ भी खा जाएगा, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने क्या है। एंड देन फॉल आर्मी वॉर्म जो है ये भी कुछ भी खा जाएगा, इसके पास सामने जो आएगा सबको ख़त्म कर देगा। पर ये असम में था। ये लोकस्ट जो है वो ईस्ट वेस्ट से आता है, हमारे को पाकिस्तान की तरफ से आता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में खेती के लिए है क्या, वहाँ पे क्या खाएंगे ये। पर जैसे ही इंडिया में एंटर करते हैं और गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ से एंटर करते हुए ये महाराष्ट्र और MP तक पहुँच जाते हैं। अगर इनको सही टाइम पर रोका न जाए तो ये पंजाब वगैरह भी पहुँच जाते हैं बहुत ईजिली। देन हम आते हैं जल दूत ऐप पे। ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इसको बनाया है। इसका जो ये है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में काम करेगा, और इसकी क्या एम क्या है इसका काम है कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ बेटर वे। अब ये क्या करेगा कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है इंडिया के अंदर, वो हमारे को इसके उससे रिलेटेड डेटा देता रहेगा, उस ऐप पे पता चलते रहेगा हमें। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। इससे क्या, नरेगा जो, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अंदर जो नरेगा का काम चलता है उसको सही तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है वाटर को रिस्टोर करने में, वाटर टेबल को रिस्टोर करने में। क्योंकि अभी आप जस्ट अगले स्लाइड में देखेंगे कि वाटर टेबल जो है या फिर ग्राउंड वाटर को कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक बात बता दूं कि पूरे कंट्री में अगर वाटर टेबल कहीं पे सबसे ज़्यादा ख़राब है तो वो है पंजाब का, क्योंकि पंजाब में
वो कॉटन ग्रोइंग रीजन नहीं है या फिर रीजन नहीं है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि शुगर के लिए अगर आप ऐसी जगहों पे, वैसे पंजाब में शुगर की ज़्यादा खेती नहीं होती है, पर कॉटन की खेती होती है और धान की खेती होती है। आप समझ सकते हैं धान की खेती के लिए पंजाब इज़ नॉट द सुटेबल प्लेस। वहाँ पे बारिश होनी चाहिए नेचुरली काफ़ी, पर वहाँ पे पंजाब में बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब के अंदर धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, और वो सारा पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर, और वो सारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। मतलब सबसे जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है वो पंजाब के अंदर हुआ है, राइट, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड पैडी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जलदूत ऐप से हमारे को अगर एक डेटा रहेगा, ओवरऑल डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा पूरे कंट्री का और छोटे छोटे लेवल पे भी, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो हम जो नरेगा का जो वर्क है हम उसको अच्छे तरीके से उसको हम सिंक कर सकते हैं टू स्टोर द वाटर लेवल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ देखते हैं कि ग्राउंड वाटर का स्टेट क्या है इंडिया के अंदर। मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो हम देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा यानी कि 95% ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इज़ यूज्ड इन इरीगेशन सेक्टर। आप समझ रहे हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया वैसे भी मानसून मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून है, और यहाँ पे रेगुलर रेनफॉल नहीं होता है, मतलब सीजनल रेनफॉल है, क्योंकि मानसून का एक सीज़न है। तो जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो होना चाहिए मोस्टली कनाल इरिगेटेड, है ना, या फिर रिवर इरिगेटेड, ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेटेड सिस्टम है, मतलब ट्यूबवेल से, यानी कि ज़मीन से ग्राउंड वाटर को खींच करके उसको ला करके हम उससे इरिगेशन करते हैं, जिसकी वजह से 89% जो ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो जाता है इरिगेशन सेक्टर को, राइट। देन नेक्स्ट जाता है 5%, 9% सॉरी, वो जाता है डोमेस्टिक सेक्टर को, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जैसे हमें पीना हो, कपड़े साफ़ करने हो, नहाना हो, जो हमारा डेली का डेली यूज़ है उसके लिए जाता है 9%। देन 2% जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत ही कम जा रहा है, पर इरिगेशन के लिए 90% इरिगेशन को जा रहा है, विच इज़ अ बिग डेटा, है ना। इसको हमें सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन का तरीका भी हमारा सही होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस जो ये कंजम्पशन है हमारा उसको कम किया जा सके। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पंजाब जैसे स्टेट है जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, वहाँ पे धान जैसी खेती को डिमोट किया जाए, मतलब उसको इनकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया जाए। वो किया जा सकता है एमएसपी के थ्रू, कि अगर सरकार एमएसपी से पे अगर धान ना खरीदे पंजाब के लोगों से, तो वो लोग धान की खेती करना बंद करेंगे धीरे धीरे, और वहाँ पे जो वाटर टेबल है वो रीस्टोर किया जा सकता है। पर आप इसके अंदर पॉलिटिक्स भी समझिए। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें फार्मर्स कैसे रोड पे आके बैठ गए थे, क्योंकि वो तो अलग था, फार्म बिल्स तो आ ही रहे थे, पर जिस तरीके से वो लोग आके बैठ गए थे सड़कों पे, तो आप समझ सकते हैं कोई भी सरकार ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएगी कि वहाँ पे एमएसपी को ख़त्म किया जाए पैडी के लिए। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है, राइट। देन हम आएंगे जस्ट वॉर थियरी पे, इसको हम रहने देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन बुद्धिस्ट केव्स इन बांधवगढ़ फॉरेस्ट के अंदर बुद्धिस्ट केव्स मिले हैं, राइट। बांधवगढ़ फॉरेस्ट ये है एमपी के अंदर, बांधवगढ़ फॉरेस्ट। अब हमें देखते हैं कि क्या हुआ। तो 26 केव्स मिले हैं, बुद्धिस्ट केव्स मिले हैं हमें बांधवगढ़ के अंदर, जो कि महायाना सेक्ट से रिलेटेड है। अब महायाना सेक्ट क्या होता है कि बुद्धिज़्म के अंदर जो है वो एक महायाना है और एक हिनायना है, एक महायाना सेक्ट है और एक हिनायना सेक्ट है, यानी कि लार्जर व्हीकल स्मॉलर व्हीकल ऐसे करके कह सकते हैं। महान मतलब बिगर, महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज़्म, हिनायना सेक्ट। महायाना सेक्ट के बारे में थोड़ा और अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि महायाना सेक्ट ये मानता है कि हमें हर किसी को, मतलब जो साल्वेशन है वो हर किसी को मिलना चाहिए, राइट। ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव नहीं करते, पर हिनायना सेक्ट जो है वो इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ मुझे अपने से मतलब है, मुझे मुक्ति मिल गई तो काम हो गया। पर महायाना सेक्ट कहती है कि अगर मुझे सिर्फ मुक्ति मिल गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि मेरे जो फेलो बींग्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में या अर्थ पे, अगर उनको भी मुक्ति नहीं मिली तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा, राइट। ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। तो अभी जो बुद्धिस्ट केव्स मिले हैं बांधवगढ़ में वो महायाना सेक्ट से रिलेटेड है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ पूछे जाएंगे कि जो बुद्धिस्ट केव्स मिले हैं वो किस सेक्ट से रिलेटेड है। सो दैट इज़ महायाना सेक्ट। देन हम एक और भी चीज़ जान लें कि वहाँ पे हिंदू कल्चर से भी रिलेटेड, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड भी स्कल्पचर्स मिले हैं हमें, और ये वराह जो स्कल्पचर है वो मिला है वहाँ पे, जो कि 10 और वन ऑफ द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु ऐसा महान माना जाता है। अभी एक मूवी आई है कांतारा, ठीक है, और ये मूवी आई है कांतारा,
और जाके मैंने देखी भी ये मूवी, और दैट मूवी इज़ रियली गुड। अगर कोई टाइम मिले तो आप लोग देख सकते हैं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं मूवी प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर भी वराह जो विष्णु का एक इनकारनेशन है, लॉर्ड विष्णु का, उसके बारे में ही बात की गई। जो मेन थीम है उसका वही वराह पे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देन टू जो शैव मठ भी वहाँ पे मिले हैं, मतलब यहाँ पे जैन नहीं मिला है, बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मिली है। ओके, इस फॉरेस्ट में एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, और ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ फोर्ट जो है वो त्रेता युग से वहाँ पे है। अब त्रेता युग जो है वो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन के अंदर, माइथोलॉजी आई वॉन्ट से इट क्योंकि माइथोलॉजी नहीं कहना चाहिए, तो हिंदू रिलीजन के अंदर इसके जो डिफरेंट जो टाइम है वो एक्चुअली हिंदू रिलीजन जो है टाइम को ऐसे साइक्लिक मानता है। तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे करके ये चलता रहता है, राइट। ये ऐसे साइकिल में चलता रहता है, एक खत्म होगा दूसरा आएगा, ऐसे चलता रहेगा साइकिल में। तो ये त्रेता युग यानी कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, यानी कि थर्ड नंबर पे जो आया है उसके अंदर ये बांधवगढ़ फॉरेस्ट फोर्ट जो है वो बनाया गया था, राइट। तो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें इसकी, तो हम ऐसे कहते हैं कि वो मैप में ही देख लेते हैं। ये हमारा है बांधवगढ़, ये फॉरेस्ट है बांधवगढ़ का। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, वो हमें ज्योग्राफी में ही दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है, और सतपुरा रेंज के यहाँ पे ऐसे कुछ सतपुरा रेंज है, ठीक है ना, तो उसके भी ये ईस्ट में है। देन क्लाइमेट अगर देखें तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जोन है इसका, ट्रॉपिकल है क्योंकि ये इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, राइट। एंड मानसून क्लाइमेट तो है ही इंडिया का, तो ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हो जाता है। स्ट्रीम्स जो है वहाँ से क्या क्या निकलती हैं, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो सब मिल करके सोन नदी बन जाती हैं, ठीक है। ये सब कई सारे नाम हैं जो याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रखने वाले नाम है जो सोन रिवर है। यही सोन रिवर है जो बिहार में, जैसे ये गंगा है बिहार के अंदर, ठीक है ना, तो इधर से जा करके सोन नदी मिल जाती है, राइट। तो ये वही सोन नदी है। तो इसका जो सोर्स है वो सतपुरा रेंज के अंदर ही है, बांधवगढ़ फॉरेस्ट से होते हुए ये छोटे छोटे ये जो नदियां हैं वो जा करके सोन नदी में मिलेगी, सोन नदी फाइनली जाके गंगा में मिल जाती है। ये मैप पे हमने देख लिया यहाँ पे ये सतपुरा का रेंज कह रहे हैं यहाँ पे। देन फ्लड्स ऑन मार्स। अब मार्स के ऊपर फ्लड की बात है, मतलब कि काफ़ी बहुत टाइम पहले, मतलब कितने टाइम पहले, लिक्विड इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पहले मार्स पे कभी फ्लड आया था, ठीक है। उसको चाइनीज़ जोरोंग जो एक रोवर था, राइट, उसने जो त्यानवेन जो चाइना ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था 2021 में मार्स पे, उसके अंदर एक रोवर भी था ज्यूरोंग। वही रोवर जा करके वहाँ पे जो रिसर्च किया है उसके अंदर उसने बताया है कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उससे पता चलता है कि मार्स पे कभी फ्लड आया था, और उसने मार्स के सरफेस के 80 मीटर्स इनसाइड तक का जो डेटा है उसने दिया है, और उससे ये बताया है कि वहाँ पे कभी बहुत मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ पे फ्लड आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर के होने के चांसेस हैं। अब हम मार्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मार्स जो है वो फोर्थ है फ्रॉम सन, जैसे कि ये सन हो गया, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मदर, मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ। माई वेरी यानी कि ये मरकरी हो गया, वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है ना, ये नेपच्यून हो गया। तो ये मार्स हो गया, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, यहाँ पे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इस तरीके से। तो फोर्थ नंबर पे है मार्स, ठीक है ना, ये मार्स है। फोर्थ नंबर पे ये मरकरी है, ये वीनस है, अर्थ है। और साइज के हिसाब से ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, मरकरी सबसे छोटा है, मरकरी जो स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो मार्स है। और मार्स को ऐसा कहते हैं कि अर्थ का ट्विन भी है, क्योंकि अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है वो, ठीक है ना। और मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। देन इट हैज़ 2 स्मॉल मून्स, फोबोस एंड डेमोस, ये अर्थ के दो, सॉरी मार्स के दो मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस। और ये हमें याद रहना चाहिए क्योंकि मार्स पे काफ़ी अभी रिसर्च चल रही है, मार्स को कॉलोनाइज़ करने की बात चल रही है। तो मार्स पे अक्सर हर कोई जो है वो वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजने की बातें कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता तो होना चाहिए कि मार्स के कौन से 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस 2 मून्स हैं वहाँ पे। मार्स पे एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो है, जो लार्जेस्ट वोल्केनो सोलर सिस्टम का, उसको ओलंपस मॉन्स कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओलंपस मॉन्स जो है वो मार्स का यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। द रीज़न मार्स लुक्स रेडिश, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के रेड हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि लोहे में जंग लगने के बाद उसका कलर जो है थोड़ा सा रेड टाइप का हो जाता है।
तो दैट्स वाई मार्स लुक्स रेड टू अस। अब वेरियस मार्स मिशंस जो है वो जा चुके हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। एक्सो मार्स जो है वो यूरोपियन यूनियन ने भेजा है 2021 में। देन टाइनवेन जो अभी हमने जस्ट चर्चा की, चाइना की स्पेसक्राफ्ट है 2021 में गई है। देन यूएस होप मिशन जो है, यूएई मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे पहली कंट्री है वो यूएई है, जिसने अभी एक मिशन भेजा है मार्स पे 2021 में। आप ये समझिए कि इस्लामिक कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन कल्चर में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे तो कभी पता नहीं चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम किया है। तो वो जस्ट एक ट्रांसलेट किया है चीज़ों को, राइट। जो इनके बड़े से बड़े दिग्गज भी है वो भी बस ट्रांसलेट ही करते रहे हैं। जो डिफरेंट जो जैसे हिंदू टेक्स्ट को या फिर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया है मोस्टली, और उससे ज़्यादा तो कुछ ऐसा बनाया नहीं है। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ दी है पूरे वर्ल्ड में वो है टेररिज्म। ये तो एक मतलब कंट्रीब्यूशन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। पर यूएई ने आगे आते हुए, और बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया है, वो भी अब समझ रहे हैं कि जो फ्यूचर इज़ नॉट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है उसमें सोशल मीडिया की वजह से लोगों को सच्चाई पता चल रही है। पहले लोग झूठ बोल लेते थे कि दिस इज़ नॉट द रियल इस्लाम, और दिस इज़ नॉट, दे आर नॉट फॉलोइंग कुरान, और दे आर फॉलोइंग कुरान, ऐसे करके कुछ भी तरीके से लोग बच जाते थे। पर अभी सोशल मीडिया की वजह से लोगों को सच्चाई पता चल रही है। हर किसी को एक्सेस है, और हर कोई किसी को भी कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अब इन चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल है, और इसलिए ये सारी कंट्रीज जो इन चीज़ों को समझ रही हैं और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ भी फ्यूचर में अगर इनको फॉलो करते हैं, दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन, राइट। तो यूएई ने एक होप मिशन भेजा है 2021 में। देन इंडिया का तो मॉम भेजा ही है हमने ऑलरेडी, 2013 में हमने भेज दिया था, जिसको मंगलयान भी कहते हैं। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है मंगलयान पे, जो पता नहीं कैसी थी, मैं तो देखी नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि बहुत बेकार थी। देन मार्स 2 एंड मार्स 3 जो है 1971 में सोवियत यूनियन ने भेज दिया है। तो ये सारे मार्स मिशंस हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मार्स पे। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अबॉर्शन राइट्स। ये जो है न्यूज़, ये मैं कह सकता हूँ कि इस टॉपिक की सबसे बड़ी न्यूज़ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ऑल वीमेन इन द कंट्री, ऑल वीमेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, कि वो 24 वीक्स तक जो है वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। सपोज़ कोई लड़की है जो मैरिड नहीं है, राइट, बट स्टिल इफ़ शी इज़ लिविंग इन विद समबडी, और शी इज़ इन रिलेशनशिप विद समबडी, और इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसके पास अगर अबॉर्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं हो, तो एक ऐसे कह सकते हैं कि उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा वो डॉक्टर से छुप छुप के मिलना। फिर उसमें जो सपोज़ कोई प्रैक्टिशनर है ऐसा, तो अब एक्चुअली क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनके पास लाइसेंस है, वो भी डरते हैं कि अगर कुछ हो गया तो फिर उनकी लाइसेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पहले ये एक क्राइम था अबॉर्शन करवाना, ठीक है। बियॉन्ड 20 वीक्स के बाद अबॉर्शन करवाना वाज ए क्राइम, और अनमैरिड वेमेन तो वैसे भी नहीं करवा सकती थी। पर अब ये राइट जो है अनमैरिड वेमेन को भी मिल गया है 24 वीक्स तक, राइट। तो ये दैट्स मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फ्रीडम जो है वो उनकी बढ़ गई है, उनको ज़्यादा फ्रीडम है अब नाउ। इससे तो एक बात ये भी पता चलती है कि वो एक इकोनॉमी में जो वेमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको जब घर से लोग निकलते हैं काम के लिए, तो ऑब्वियसली दैट्स अ नेचुरल नीड, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इफ़ दे गेट प्रेग्नेंट, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसके साथ सही तरीके से डील किया जा सके, राइट वे में और सेफ वे में। सेफ कहना ज़्यादा, एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन केयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अबॉर्शन तो वैसे भी हो जाती है, पर जो सेफ़ है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सेफ़ नहीं हो पाता जो कि जब अगर चीज़ें क्रिमिनल हो जाएं, लाइक 20 वीक्स के बाद अगर वो क्रिमिनल केस बन जाता है, तो लोग डरते हैं और फिर ऐसे डॉक्टर्स या फिर वो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेने लगते हैं जिससे बहुत हार्मफुल होता है और लोगों की जान चली जाती है, राइट। अभी इसमें क्या है कि ये इट हैज़ रूल्ड ओवर 51 ईयर ओल्ड अबॉर्शन लॉ, मतलब हमारा जो अबॉर्शन लॉ है MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में ये पास हुआ था, राइट। 1971 के पहले किसी भी तरीके का अबॉर्शन बैंड था, इट वाज अ क्राइम। अगर किसी औरत ने अबॉर्शन करवाया तो उसको जेल में डाल दिया जाता, ये था 1971 के पहले। बट सी, ये अभी आपको अगर देख के ऐसा लगेगा कि अबॉर्शन तो बिल्कुल हमारे को राइट होना चाहिए हर किसी को, पर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि टसल हुआ है, टसल
कि कुछ लोग मानते हैं कि जो बच्चा जैसे ही एक बच्चा कंसीव हो जाता है उसके अंदर लाइफ है, और कुछ लोग मानते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी लाइफ आती है। तो जो एंटी अबॉर्शन वाले हैं वो कहते हैं कि लाइफ फॉर्म को ख़त्म करना इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। ये इट्स लाइक ए मर्डर। पर जो लोग फ्रीडम की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो जिन महिलाओं को फ्रीडम चाहिए वो कहेंगे कि भाई हमारे को राइट होना चाहिए, ये मेरा बच्चा है, हम जब चाहें इसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, हम जब चाहें इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो ये जो आइडियोलॉजिकल टसल है, इसी की वजह से ये पहले एक क्राइम था। पर जैसे जैसे जो लिबरल गवर्नमेंट ने लिबरल जो आइडियोलॉजी ने पावर एक्वायर किया, तो फिर उन्होंने इसको धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों को एक स्पेस देना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे, अभी देखिए आप 24 वीक्स तक ये क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, आप 24 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी अगर है तो उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, राइट। तो ये 24 वीक्स ओल्ड तक में अभी करवाई जा सकती है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इट्स रूल्स ऑफ 2003 प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू अबॉर्ट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो अनमैरिड महिलाएं थी उनके लिए ये पहले क्राइम था, मैरिड महिलाएं तो करवा सकती थी, राइट। तो इसमें हम कुछ और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स है वो क्या राइट्स है प्रेगनेंसी को लेकर के या फिर अबॉर्शन को लेकर के। तो दो राइट्स आती हैं इसमें, राइट टू आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 एक्चुअली जो आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 21 जो है वो सबसे ब्रॉडेस्ट है, मतलब उसके अंदर इतने ज़्यादा वैरायटी के राइट्स डाली गई हैं, कुछ भी नया आता है उसको आर्टिकल 21 के अंदर डालो, राइट। जैसे राइट टू प्राइवेसी भी है, उसको भी आर्टिकल 21 के अंदर ही डाला गया है, राइट। सो कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया है, और ये आर्टिकल 21 आप जैसे मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ द ब्रॉडेस्ट, इसके अंदर कुछ भी आता है नया, कोई भी राइट की बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर डाल देती है कि ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट। तो राइट टू लाइफ ऑब्वियसली अगर हमने हमारे को ये राइट नहीं हो एज ए वुमन, सपोज मुझे राइट नहीं है कि मैं एक सेफ प्रेगनेंसी एक्सेस कर सकूँ, तो वो दैट इज़ अ थ्रेट टू माई लाइफ, है ना। तो दैट्स वाई इट्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देन आर्टिकल 14 भी है कि स्टेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज किसी के दो महिलाओं के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ओके इफ़ यू आर मैरिड यू हैव दिस मच राइट, इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू डू नॉट हैव दिस मच राइट। तो उसकी वजह से आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है, और इसी की वजह से इसको जो 20 वीक्स 24 वीक्स का जो एक्सेस था, जो विंडो था, वो अनमैरिड वुमेन को भी दिया जा चुका है, राइट। देन इंडिया की अबॉर्शन लॉ क्या है, तो वो इसके बारे में जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं कि अंटिल 1960s abortion was illegal in India and a woman could face 3 years of imprisonment and a fine under section 312 of the Indian Penal Code। आईपीसी एक, अगर आपको नहीं पता है कि आईपीसी क्या चीज़ होती है, तो आईपीसी 1860 में आता है, जिसको मकौले लेके आता है, वही जो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी बनाया है जिसको लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसी ने 1860 में आईपीसी भी बनाई थी, उसका जो प्रेसिडेंट था उस आईपीसी कमेटी का, राइट। तो आईपीसी क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ब्रॉड टर्म में लिखा गया है कि देश कैसे चलाना है, स्टेट कैसे चलाना है, और उसके जो फाइन प्रिंट्स हैं, लाइक लॉ, कौन सी लॉ है, कौन सी एक्ट है, उसके अंदर क्या पनिशमेंट है, क्या क्राइम है, ये सारी चीज़ें जो है वो आईपीसी के अंदर लिखी गई हैं। एक चीज़ होती है सीआरपीसी भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्राइम है और उसकी पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर। सीआरपीसी के अंदर क्या है, वो कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है किसी केस को फॉलो अप लेने के लिए, इसके अंदर मेनली प्रोसीजर है। इसके अंदर इंडियन पीनल है, मतलब पनिशमेंट की बात करता है आईपीसी, और सीआरपीसी करता है प्रोसीजर की बात। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। देन 1960s के अंदर जब बात चली, शांतिलाल जो कमेटी है वो शांतिलाल कमेटी फॉर्म की गई, और उसने जब अपने रिपोर्ट दी तो उसी रिपोर्ट के बेसिस पे 1971 में लोकसभा में और राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, जिसको एमटीपी कहते हैं, मैटरनल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि 1 अप्रैल 1972 को वो फोर्स में आ जाता है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो इसलिए क्योंकि तब यानी कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में इंडियन पार्लियामेंट से प्रोमलगेटेड कोई भी अगर एक्ट है, इंडियन पार्लियामेंट ने अगर कोई भी एक्ट पास किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली उसको रेटिफाई ना कर दे। ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि इंडियन अबॉर्शन लॉ क्या था। अब हम देखते हैं बैन ऑन पीएफआई।
अब PFI क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये इसका पूरा नाम जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और इसके बारे में जस्ट मैं एक कॉन्टेक्स्ट दूँ तो अभी थोड़े दिन पहले पटना से एक PFI के एक ऑफिस में एक छापा मारा गया था, जिसके अंदर से एक डॉक्यूमेंट निकला था, और डॉक्यूमेंट था 2047 के तक, मतलब ये डेडलाइन था जिसमें 2047 को इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाने की टारगेट थी इनकी। इस्लामिक कंट्री जैसे अफगानिस्तान बन गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, वैसे ही इंडिया को भी इस्लामिक कंट्री बनाने का इनका टारगेट था 2047 तक, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट मिला तो सरकार तो एकदम चौंक गई, क्योंकि ये क्या चल रहा है अंदर अंदर, ठीक है ना। पर एकदम से अटैक करना वो सही नहीं था, तो इसलिए पूरे सरकार ने पूरी तरीके से सारा कच्चा, मतलब जितने सबूत हो सकते थे सब कुछ जुटाए अंदर अंदर, और फिर अटैक किया। और एक ही दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर इन्होंने इतने छापे मारे कि इनके ऑलमोस्ट सारे लोगों को पकड़ लिया, और फिर इनके पास सारे सबूत थे। लैपटॉप सीज़ किया, मोबाइल सीज़ किया, डॉक्यूमेंट सीज़ किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इसको बैन कर दिया, क्योंकि सबूत है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। तो इसके लिए इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है, अंडर UAPA एक्ट। वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि UAPA एक्ट क्या होता है। फॉर हैविंग टेरर लिंक्स, राइट, हैविंग टेरर लिंक्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैसे ये क्वेश्चन पूछे जाने के पीछे मुझे नहीं लगता कि इसको पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ है ना कि आप इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं तो इस्लामोफोबिया हो जाती है। तो PFI इज़ रिलेटेड टू इस्लाम, और इसके इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आपको UAPA जानना बहुत ज़रूरी है कि UAPA क्या होता है, आपको उसके बारे में पूछा जा सकता है, राइट। तो हम देखते हैं कि UAPA क्या होता है। इसके अंदर जो इतने सारे इसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थे PFI के, वो सारे भी यहाँ पे बैन किए गए हैं। नॉट ओनली PFI, इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल जो है, जब हिजाब वाला केस चल रहा था कर्नाटक में, तो वहाँ जो लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना, हम हिजाब पहनना पसंद करेंगे, बिना हिजाब के हम एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे। दोज गर्ल्स वर मेंबर ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो PFI का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये सिस्टर या डॉटर ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे भी कह लीजिए, तो ये है। और उस समय मुझे भी ऐसे पता चला था कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से ये लड़कियाँ हैं, तो आई सी मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा तो राइट की तरफ है, पर स्टिल जो राइट वाले जो न्यूज़ डालते हैं वैसे ट्विटर पे, तो आई चूज़ नॉट टू बिलीव देम, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है पॉलिटिकल मैटर है, तो ये लोग ऐसे मतलब हवा बनाने के लिए कर रहे हो। पर ये सब इतना टाइम लगता है, और जब ये चीज़ें निकल के आई हैं, नाउ आई एम श्योर कि वो लड़कियां सच में उसकी मेंबर थी, और ये काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड मैटर था। जो हिजाब वाला जो इशू है कर्नाटक के अंदर, वो ऐसे कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था कि हाँ 4 लड़कियों को मना कर दिया और उन लड़कियों ने प्रोटेस्ट कर दिया, पूरे कर्नाटक में ऐसे हंगामा चल रहा है और मीडिया में काफ़ी न्यूज़ आ रहा है। ये सब चीज़ें काफ़ी स्टेज्ड होती हैं, काफ़ी स्क्रिप्टेड होती हैं। ये सब चीज़ें ऐसे न्यूज़ फॉलो करते करते पता चल जाता है। रीज़न फॉर बैन जो है वो कहते हैं कि PFI का जो लिंक है वो ISIS के साथ भी है, और इसका ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ भी इनके लिंक है, दैट्स वाई इसको बैन किया गया है। अब हम देखते हैं UAPA क्या है। UAPA क्या है कि इसको ओरिजिनली 1967 में इनेक्ट किया गया था, और इसको बार बार 2004 एंड 2008 में भी इसको अमेंड किया गया है। 2019 में सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया इसके अंदर कि इसके पहले क्या था कि सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही आप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के उसको बैन कर सकते थे पहले, 2019 के पहले। पर 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट आई, और इसमें यह आया कि टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। मतलब आप किसी एक बंदे का नाम बोल के भी कि ये टेररिस्ट बंदा है और इसका बैन किया जाना चाहिए, इसके अकाउंट्स जो है इसको मोबाइल जो है इसको न देना चाहिए, इसको बैंक अकाउंट इसको सीज करो, इसको ट्रैवल इसका वीज़ा सीज करो, सब कुछ जब उसको टेरर घोषित कर दिया जाएगा एक एज ए टेररिस्ट। तो इसके ऊपर काफ़ी भी बवाल हुआ था कि हाँ ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, अब किसी को भी टेररिस्ट बोल के उसको बैन कर दिया जाएगा। ये सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो लोग काफ़ी हल्ला कर रहे थे इस पर। बट देन ये हमें जानना है कि 2019 में जो मेन अमेंडमेंट था वो यही था कि उसके बाद किसी इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट बैन किया जा सकता था, राइट। तो ये थी इस वीडियो के बारे में सब कुछ। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा हो, और जो भी कमेंट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। विद दिस वीडियो एंड्स, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट होगा इस वीक का, और ऑब्वियसली इस मंथ का भी लास्ट ही होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।